साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी पर तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान के तकसरिया आईन के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मुनक़िदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में हामिद अंसारी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है और एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है। हालिया बरसों में हिंदू कौम परस्ती के बढ़ते रुझान पर हामिद अंसारी ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मजीद इंतखाबात में हासिल अक्सरियत को मजहबी बालादस्ती के रूप में पेश किया जाता है। हामिद अंसारी ने मजीद कहा कि इस तरह के रुझान के हामिल फर्द या ग्रुप शहरियों को उनके अकायद की बुनियाद पर तकसीम करते हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को फ़रोग़ देते हैं। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हामिद अंसारी के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, वो भारत के लोगों की, भारत की संस्कृति की, भारत के संस्कार की, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पर सवाल खड़ा करें। और जिस संस्था की इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही थी वो पाकिस्तान से प्रायोजित है, ये बात भी सब जानते हैं, बार बार देखा गया है इस बात को। उस पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में की आजादी के बाद 24% से ज्यादा अल्पसंख्यक रहा करते थे, आज 2% नहीं है। और जो हैं भी उनका या तो जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है या कत्लेआम किया जा रहा है। वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, उस पाकिस्तान के प्रायोजित संगठन की संस्था के कार्यक्रम में हमारे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जा करके और भारत को बदनाम करने और भारत को के बारे में दुष्प्रचार करने का जो षड्यंत्र है, निश्चित तौर से स्ट्रांगली कंडेमेबल है। इसको बुरी तरह से मजबूती के साथ इसका जो है वो निंदा करते हैं हम, और निंदा ही नहीं बल्कि हम उनको आगाह करते हैं कि उनका रिपीटेड इस तरह का व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। क्या उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस संगठन, जिस देश के प्रायोजित संगठन के कार्यक्रम में वो थे, क्या उस देश में कोई हिंदू समाज का राष्ट्रपति हो सकता है क्या? उपराष्ट्रपति हो सकता है क्या? जो संस्था है उसकी बहुत रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के बारे में आप सब लोगों को जानकारी होगी। ये संस्था जो है वो आज से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और अभियान में नहीं लगी हुई है। आप एक लंबी इस संस्था का जो है वो हिस्ट्री है, बल्कि ये एक भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की हिस्ट्री शीटर संस्था है। ट्विटर ने राहुल गांधी के खत का जवाब दिया है। ट्विटर ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि फॉलोअर्स की तादाद अकाउंट के साथ दिखाई दे, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि फॉलोअर्स हकीकी हों। ट्विटर के पास हेर फेर और स्पैम के लिए कोई जगह नहीं है। ट्विटर ने कहा कि हम हर हफ्ता गैर हकीकी फॉलोअर्स और स्पैम की छान करते हैं। इस सूरत हाल में फॉलोअर्स की तादाद कम हो सकती है। राहुल ने 27 दिसंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ को खत लिखा था। राहुल ने इल्जाम लगाया था कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल का इल्जाम है कि ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की तादाद लगातार घट रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव एनसीपी की गिरफ्त मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 27 कॉरपोरेटर एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी प्रदेश सदर जयंत पाटिल, अजीत पवार, छगन भुजबल और नवाब मलिक की मौजूदगी में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने दावा किया है कि मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से होगा। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से टीपू सुल्तान पर घमासान जारी है। हमले और जवाबी हमलों का दौर जारी है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार किया और उसे आईना दिखाने की कोशिश की है।
संजय राउत ने कहा कि टीपू सुल्तान के बारे में हमें बीजेपी से जानने की जरूरत नहीं है। इस बारे में फैसला लेने की मजाज रियासती हुकूमत है। राउत ने मजीद कहा कि बीजेपी समझती है कि तारीख का सारा इल्म उसे है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने कर्नाटक दौरे पर टीपू सुल्तान की तारीफ की थी, तो क्या आप सदर जमहूरिया को भी इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ, टिप्पू ने क्या क्या किया है हमें सब मालूम है। कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टिप्पू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपकी मुँह में शोभा नहीं देगी। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, और जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। असलम शेख के इस्तीफे की बात करें तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टीपू सुल्तान का गौरव किया था, ये ऐतिहासिक योद्धा है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टीपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरह से टीपू सुल्तान के नाम को लेके भारतीय जनता पार्टी विवाद खड़ा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी भूमिका है। जो शहीद है, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ के शहादत हासिल की, हमें लगता है विवाद खड़ा करके उसका अपमान किया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। ये बड़ी खबर है, डीडीएमए की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला लिया गया है, दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। दिल्ली में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है। काफी अहम ये फैसला डीडीएमए की मीटिंग में लिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और इसमें कोरोना के हवाले से जायजा लिया गया और फैसला लिया गया कि दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, वहीं दिल्ली में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच डीडीएमए की मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है, वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है, वहीं रात का कर्फ्यू दिल्ली में बरकरार रहेगा। कोरोना के केसेस में लगातार कमी देखते हुए डीडीएमए की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, वहीं रात का कर्फ्यू बरकरार रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिल रही है और इस बीच डीडीएमए की मीटिंग हुई। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से ये मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा और रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के साबिक सदर किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज वो देहरादून में पार्टी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 साल के लिए बरतरफ किए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। किशोर उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड को तरक्की देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। सरकार है तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं
उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। 45 साल तक मैं जहाँ रहा, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ और जहाँ मैं शामिल हो रहा हूँ निश्चित रूप से मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमाद अहमद हमदर्द यूनिवर्सिटी के नए चांसलर बनाए गए हैं। हमाद अहमद हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी हकीम अब्दुल हमीद के फर्जंद हैं और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, हमदर्द लेबॉरेटरीज के साथ साथ हमदर्द के कई अहम इदारों से वाबस्ता है। हामिद अहमद ने निजी वजूहात की बिना पर चांसलर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में खातून के साथ मुबैना जिनसी हरासानी और मारपीट का मामला रोशनी में आया है। ज्यादती का शिकार खातून के बाल काटकर और चेहरे पर सियाही पोतकर उसे मोहल्ले में घुमाया भी गया। इस मामले का नोटिस लेते हुए शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई। खातून की तिब्बी जांच कराई गई है। 4 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकिया की तलाश जारी है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने इस मामले की मजम्मत की है और पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। Unfortunate incident of abduction, physical and sexual assault of woman over previous enmity reported in Shadra district. Case has been registered. 4 accused person has been apprehended. Team is deputed to nab the other involved in this case. Victim is being provided all possible help. 20 साल की लड़की को उसके घर से जबरन कुछ अवैध शराब बेचने वाले लोग उठाकर लेकर जाते हैं, उसको विवेक विहार लेकर जाते हैं और उसके साथ वहां पे 3 लोग गैंगरेप करते हैं। उस वक्त वहां पे बहुत सारी और महिलाएं भी खड़ी होती हैं जो इन आदमियों को और उकसाती हैं कि और बुरी तरीके से गैंगरेप करो। लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, फिर उसको गंजा किया जाता है, उसके चेहरे पे कालिक पोती जाती है और पूरे इलाके में जूतों की चप्पल के साथ उसको घुमाया जाता है। तो मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी आदमी और औरत इस केस में इन्वॉल्व है उन सबको अरेस्ट करना चाहिए और साथ में ही लड़की को एक सुरक्षित जगह पे रखकर प्रॉपर प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। मथुरा में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि रियासत से गुंडा राज और माफिया राज का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि जब भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है अखिलेश यादव को तकलीफ होती है। ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि
सरकारी संपत्ति ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने किया है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच स्कूल खोलने को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह 30-31 जनवरी को जायजा मीटिंग करेंगे। जायजा मीटिंग में स्कूल खोलने को लेकर वज़ीर आला के जरिए अहम फैसला होगा। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया था। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,532 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि सेहतियाब होकर अस्पतालों से घर जाने वाले लोगों की तादाद 10,547 है। स्कूल खोलने को लेकर वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कुछ अपने ख्यालात का इजहार इस तरह किया है। 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 30-31 में इस विषय की समीक्षा करेंगे और उसके बाद में स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अभी 31 तारीख तक कोई स्कूल खोलना नहीं है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, क्या मध्य प्रदेश में इस तरह की सूरत हाल है कोरोना के हवाले से कि स्कूल खोले जाएं? मुनज़्ज़म बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब तक मध्य प्रदेश ने 11 करोड़ जो वैक्सीन के डोज को मुकम्मल कर लिया है। वैक्सीन का काम तेजी से जारी है। वहीं पे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों से मुसलसल कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। सेहतियाब होकर घर जाने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां पर 9,532 नए मामले आए हैं, वहीं पर 10,547 लोग डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 71,203 है। वहीं पर पॉजिटिविटी शरह की अगर हम बात करें तो इसकी तादाद जो है 11.5% पहुंच गई है। और अगर रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 90% से ज्यादा है। तो इसी देखते हुए मध्य प्रदेश में जहां पर हालात बेहतरी आ रही है, हुकूमत के जरिए जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां उनके साथ 30 और 31 जनवरी को मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज कब खोले जाए, क्योंकि अभी तक जो है हुकूमत के जरिए 31 जनवरी तक स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। और जिस तरह से कोरोना के मरीजों में तादाद में कमी आती जा रही है, हुकूमत ने चौकसी को बरकरार रखते हुए आगे और राहत देने का फैसला किया है। बिल्कुल, आगे और राहत देने का फैसला किया गया है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिचुएशन अगर मध्य प्रदेश की देखें, स्कूल खोले भी जाते हैं, इस पे बच्चों और ख़ास तौर से सरपरस्तों का कैसा रिएक्शन है? हुकूमत ने फैसला स्कूल खोलने का कहने किया नहीं है। 30 और 31 जनवरी को मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद जायजा मीटिंग में जो भी आता है उस वक्त ये फैसला लिया जाएगा कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। लेकिन इस हवाले से सरपरस्तों का क्या मानना है कि क्या वो चाहते हैं कि स्कूल खुले? देखिए, सरपरस्त जो है, क्योंकि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर फरवरी में कब तक जारी रहेंगी, यहाँ पे बच्चों के वालिदैन का कहना है कि बच्चों को मोबाइल का डाटा यहाँ से कितना ला के दें, क्योंकि वालिदैन की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। और फिर इसी के साथ साथ स्कूलों के जरिए जो फीस चार्ज की जा रही है उससे जो है वालिदैन परेशान है। वालिदैन चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंतजाम हो जाए बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखा जा सके। यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, कहीं पर नेट आता है, कहीं पर नेट नहीं आता, तो बच्चों की पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब होती है। और अगर बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कम से कम उनकी पढ़ाई बेहतर हो सकेगी। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अदाकारा श्वेता तिवारी के मुतनाज़ा बयान पर मध्य प्रदेश में एहतजाज शुरू हो गया है। श्वेता तिवारी के बयान की न सिर्फ हिंदू तंजीमों ने मुखालफत करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया है, बल्कि मध्य प्रदेश में वेब सीरीज को लेकर होने की शूटिंग को नहीं होने की भी धमकी दी है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने श्वेता तिवारी के बयान की मजम्मत करते हुए भोपाल कमिश्नर को 24 घंटे के अंदर श्वेता तिवारी के बयान के सभी पहलुओं की जांच करते हुए रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। वेब सीरीज फैशन की हीरोइन श्वेता तिवारी ने जिस प्रकार भगवान को लेकर विवादित बयान दिया है, मुझे लगता है कि फिल्म की हीरोइन, हीरो और डायरेक्टर इनको कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का
ठेका लेके रखा हुआ है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और श्वेता तिवारी जो है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस वेब सीरीज का हम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होने देंगे, ना ही शूटिंग होने देंगे। संस्कृति बचाओ मंच ये चेतावनी देता है कि इस प्रकार अगर कोई भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा तो उसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी की थी, उसने एक विवादित बयान दिया था भगवान को जोड़कर। सर, हिंदू भावनाओं की आस्था से फिर खिलवाड़ किया गया। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह के जरिए मुसलमानों को लेकर किए गए ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह के जरिए किए गए ट्वीट में सियासी हालात ने मुसलमानों को खलनायक बनाकर रखा है लिखने पर मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को तनकीद का निशाना बनाया है। निरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जब से गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण मिलने का ऐलान किया गया है, दिग्विजय सिंह को मुसलमानों में खलनायक नजर आने लगे हैं। निरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर मुसलमानों के बीच तफरीक करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह जानबूझकर करते हैं ताकि उनकी सियासत जारी रहे। आजाद जी को कल पद्म भूषण क्या मिला है, उनकी जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों में आपको खलनायक नजर आने लगे। दिग्विजय सिंह जी आजादी से आज तक कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक मुसलमानों को अलग थलग करने की नीति पर चलती रही है। 370 हट गई, ट्रिपल तलाक जैसे निर्णय हो गए, मुसलमान मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब चचाजान उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समर्थन पता चल रहा है उन्हें कि उनके कांग्रेस के पास नहीं आ रहा। तो ये अलगाववादी बातें दिग्विजय सिंह जी इस तरह की जानबूझ के करते। उनकी शुरू से यही विचार रहा है कि कैसे मुसलमानों को भयभीत रखा जाए और अलग थलग रखा जाए। मेरी मान्यता है कि इसमें कभी भी दिग्विजय सिंह अभी तक तो सफल नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को छोड़ दिया इन्हीं बातों के कारण से, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को मतदान नहीं करने वाला ये वोट। यह पूरी तरह नियंत्रण में है, इसमें संक्रमण तीव्र है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। और यही कारण है कि हॉस्पिटल में जो पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में हैं। और यहां बिजनौर जनपद में जो एक्टिव केस हैं तो उसमें लगभग 841 जो एक्टिव केस हैं उसमें से एक पेशेंट हॉस्पिटल में है जिन्हें अभी हम देख करके आए हैं। यानी बहुत ही कम स्थिति है। लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निगरानी की जा रही है। प्रदेश के अंदर भी अब ये मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ये नियंत्रण की स्थिति है और मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से और जनपद बिजनौर वासियों से भी अपील करूंगा कि कोरोना से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। हां, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ये महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इसमें सावधानी और सतर्कता से ही हम जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। जीवन और जीविका को बचाने की जो एक जद्दोजहद पूरे देश के अंदर चली है, उस कोरोना को परास्त करने की इस मुहिम में कोरोना की जो गाइडलाइन है इसका पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और आज ये इसी का हिस्सा है कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, हमने रात्रि का कर्फ्यू लगाया है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग उसका पालन करें। दूसरा ये भी प्रयास किया गया है कि हमारे जो यूथ है 15 से 17 वर्ष तक का, वह सभी युवा वैक्सीन ले ले। स्कूल कॉलेजेस में संक्रमण न हो इसके लिए बंद किए गए हैं, तात्कालिक एहतियातन उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है।
लेकिन